एक समय की बात है, एक गांव में कर्माबाई नाम की औरत रहती थी। कर्माबाई हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाया करती थी और खुद स्वयं ठाकुर जी बाल रूप में कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए आते थे। ये कई सालों से चलता आ रहा था। नित दिन कान्हा जी उसकी खिचड़ी का भोग लगाया करते थे। लेकिन एक दिन कर्माबाई के यहाँ एक साधु मेहमान आए। उसने जब कर्माबाई को बिना स्नान किए और पूजा पाठ किए खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते देखा तो उन्हें ऐसा करने से मना किया। कर्माबाई, तुम ये सही नहीं करती हो। तुम बिना नहाए बिना पूजा किए ठाकुर जी को भोग लगाती हो, ये उचित नहीं है। अब से तुम पहले स्नान करना, पूजा करना, उसके बाद ही ठाकुर जी को भोग लगाना, ठीक है? ठीक है साधु महाराज, आपकी जो आज्ञा। अब से मैं स्नान आदि करके पूजा पाठ करके ही ठाकुर जी को भोग लगाया करूंगी। साधु महाराज की बात मानकर कर्माबाई ने अगले दिन से स्नान करके पूजा के बाद प्रसाद तैयार करा। इसमें उसे बहुत देर हो जाती पर वो बालक रूपी कृष्ण तो अपने समय पर आ जाते थे। माई, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी दे दो ना। हाँ बेटा, रुको, अभी लाती हूँ। अब तो बालक रूपी भगवान जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह साफ किए चले जाते थे। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जो पुजारी कई सालों से काम कर रहा था, वो जब भगवान जगन्नाथ को ऐसा देखता था, ये भगवान जगन्नाथ जी के मुंह पर खिचड़ी कैसी? मंदिर में तो कई दिनों से खिचड़ी का भोग बना ही नहीं, फिर ये खिचड़ी कैसी? हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? तभी जगन्नाथ भगवान उसके सामने स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं, मेरी भक्त कर्माबाई मेरे लिए बड़े ही प्यार से बाजरे की खिचड़ी बनाती है और मैं हर दिन सुबह जल्दी उठकर उसके घर खिचड़ी खाने जाता हूँ। पर कुछ दिनों पहले एक साधु उनके पास आया और उनसे कह गया कि स्नान करके पूजा करके खिचड़ी खिलाना। तो अब वो मुझे थोड़ा देर से भोग लगाती है, क्योंकि पहले वो ये सब काम करती है और फिर मुझे भूख लगती है तो जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ मंदिर भी तो आना पड़ता है ना, अपने भक्तों की अरदास सुनने के लिए। तो मैं बिना मुँह हाथ धुले ही आ जाता हूँ। अब मैं क्या करूँ? पुजारी जी जगन्नाथ की बातें सुनकर अगले दिन उस साधु को बुलाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं जो जगन्नाथपुरी ने उनसे खुद आकर कही। साधु को बहुत पछतावा होता है और वो कर्माबाई से क्षमा याचना करने के लिए के घर पहुंच जाता है। हे कर्माबाई, तुम तो श्री कृष्ण की प्रिय और परम भक्त हो। तुम्हारे लिए किसी नियम आदि की जरूरत नहीं। तुम अपने प्रेम से जिस तरह हमेशा बिना स्नान किए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी, वैसे ही बनाना। ठीक है साधु महाराज, अब मैं पहले की ही तरह सुबह उठकर पहले ठाकुर जी के लिए भोग बनाया करूंगी। अब हर रोज कर्माबाई सुबह जल्दी उठती और खिचड़ी बनाती, फिर जगन्नाथ और उस बालक को खाने को देती। यही सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। कान्हा जी बालक का रूप धारण करके उसके घर आते, खिचड़ी खाते और फिर चले जाते। एक गांव के जंगल में पीलू और बबलू बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज फिल्म चलते हैं। आपको वैसे भी छुट्टियां नहीं मिलती है, आज मिली है तो हम घूम कर भी आएंगे। तो बबलू कहता है, ठीक है, अपनी बाइक में चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। फिर दोनों पति पत्नी बाइक में सवार होकर फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। जो वो दोनों फिल्म देखकर लौट रहे थे, उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों सड़क के किनारे गिर जाते हैं। आप ठीक हो बबलू जी? हाँ पीलू, तुम ठीक हो ना? वो तो गनीमत है कि हमारी जान बच गई। तभी हरिया बोलता है, चलो बबलू की बाइक के टायर को ट्रक के नीचे से निकालते हैं। बबलू की बाइक पूरी तरह से टूट गई थी। फिर वो लोग एक ट्रैक्टर की मदद से टूटी हुई बाइक को अपने घर लेकर जाते हैं। मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई बाइक ऐसे ही टूट गई। अब पता नहीं ऑफिस कैसे जाना होगा और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। मेरे पास कुछ पैसे जमा है, आप चिंता मत करो। अगले दिन बबलू न्यूज़पेपर में कोई खबर देखता है कि गांव में मोटरसाइकिल की रेस होने वाली है। काश मेरे पास मेरी बाइक होती तो मैं इस रेस में भाग लेता और जीत के पैसे कमाता। आप दुखी मत होइए, मेरे ख्याल से आप अपने मैकेनिक दोस्त हरिया से मिलो और उससे अपनी बाइक ठीक करवाओ। मुझे पक्का यकीन है कि आप बाइक ठीक करवा ही लोगे
और रेस जीत भी जाओगे। ये ठीक कह रही हो पीलू। फिर बबलू हरिया के पास जाता है। हरिया मेरे दोस्त, मेरी बाइक को ऐसा रिपेयर कर कि मैं गांव में होने वाली रेस जीत जाऊं। मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर हरिया आसपास देखता है और एक ट्रैक्टर के टायर को बाइक में फिट कर देता है। एक पुरानी कार से उसका इंजन निकालता है और बाइक में लगा देता है। ये देखकर बबलू बहुत हैरान हो जाता है। अब इस बाइक को चालू करके देखो बबलू। जब बबलू बाइक ऑन करता है तो वो शेर की तरह गुर्राता है। वाह हरिया, तूने तो मेरी बाइक ऐसी तूफानी रिपेयर की है। रेस जीतने के बाद पार्टी देना बबलू। फिर बबलू घर आता है। बबलू जी, आपकी बाइक तो बहुत ही सुंदर दिख रही है। इसको कोई ट्रक अब गिरा नहीं सकती। पूरे गांव में बबलू की बाइक को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू रेस में भाग लेता है। रेस के दिन सभी इकट्ठा होते हैं। बबलू मजा लेने के लिए पहले धीरे धीरे बाइक चला रहा था, लेकिन फिर वो सबको मात देते हुए तूफानी स्पीड से आगे निकल गया और रेस जीत गया। रेस जीतने पर उसे 1 लाख का इनाम मिला और बबलू पीलू से कहता है, पीलू, ये तुम्हारे साथ देने के कारण ही हो पाया है। तूने मेरा मनोबल टूटने नहीं दिया और मुझे रेस में भाग लेने के लिए बाइक ठीक करने का आइडिया भी दिया। क्यों नहीं जी, आखिर आपकी पत्नी जो हूँ, आपकी जीत में मेरी जीत है। इस तरह से पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगे। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है। हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया, जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा। तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए, तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे, तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? ऐसे ही अगले सुबह ईंट कम मिलती है तो बंटी परेशान हो जाता है। ये रोज रोज कौन हमारी ईंटों को चुरा रहा है? आज रात मैं पहरेदारी करूँगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी चिड़िया की रानी बबली बोलती है, नहीं, आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी। हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता।
इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है। मुझे आपके काम आने की खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं, मिनी ट्रैक्टर्स। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है। ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।